हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े हुए एमसीक्यू। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से देखिएगा। एक किताब में प्रश्न है उनको आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। कुछ भी आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सुनते जाइए वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर। एक एक चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगी और आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपका एग्ज़ाम लेट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट वालों को सिर्फ 40 दिन मिले हैं पढ़ाई के लिए और आपको हो सकता है उतने दिन भी ना मिलें। तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छी करते रहना है और लगातार पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होगा। बस कुछ दिक्कतें हैं, कुछ अड़चनें हैं, वो जैसे ही दूर होंगी आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व या ये सभी? तो ये सभी कारक उत्तरदायी होते हैं भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए। जब बचपन में विवाह हो जाता है तो बच्चे जनने की क्षमता, जनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। विवाह की अनिवार्यता है और पुत्र प्राप्ति का अधिक महत्व है। ये सभी कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रति उत्तरदायी। कुछ लोगों की पुत्र प्राप्ति का ऐसा मोह होता है कि एक साथ बच्चे करते जाते हैं, 6-6, 5-5 लड़कियां होती जाती हैं और लड़के की चाह में और संतान उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये कारण ये भी है जनसंख्या वृद्धि का। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं: अशिक्षा एवं बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। देखिए, आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीजें नहीं पता होनी चाहिए, आपको अधिकारी बनना है और वहां पर जाकर आपको आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ट्रेनिंग देनी है। तो आपको थोड़ा अधिक डिटेल में पता होना चाहिए ताकि जब आप ट्रेनिंग देने जाएं तो ये चीजें आपको पता हो, आप उन्हें डिटेल में बता पाएं कि ये होता है लेकिन क्यों होता है ना। ये कारण आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे की थ्योरी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। गर्म जलवायु एवं पश्चिमी प्रभाव, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव तथा शरणार्थियों का आगमन। भारत में शरणार्थी भी काफी आते हैं। अब शरणार्थी कौन होते हैं? जो इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करते हैं। जैसे अभी रोहिंग्या शरणार्थी काफी ज्यादा मात्रा में भारत में है, बांग्लादेश से काफी ज्यादा मात्रा में शरणार्थी भारत में आए हुए हैं और नेपाल से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तिब्बत से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शरणार्थी भारत में आए हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये भी तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है ना। अशिक्षा एवं बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति का अधिक महत्व, गर्म जलवायु एवं पश्चिमी प्रभाव। अब ये क्या है? गर्म जलवायु एवं पश्चिमी प्रभाव। गर्म जलवायु का प्रभाव मतलब यह है कि जो व्यक्ति की जनन क्षमता होती है, शारीरिक अंग होते हैं जो जनन से जुड़े होते हैं, वो गर्म जलवायु के कारण जल्दी शीघ्र ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, चाहे बालक हो या बालिकाएं। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? माल्थस ने किया है, ए ड्यूमा ने किया है। तो इसका सही उत्तर ए ड्यूमा है। कुछ प्रश्नों के हम सीधे सीधे उत्तर देखेंगे ताकि आपका समय बचे। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग ए ड्यूमा ने किया है। हो सकता है आपको क्वालिटी थोड़ी कम दिखे, अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है सुनने पे। जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे, फोकस बनाकर रहेंगे, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात या उपरोक्त सभी? ये सभी जनसंख्या की रचना करते हैं। जन्म और मृत्यु दर, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि होगी या ह्रास होगा, दोनों में अब जनसंख्या ह्रास जो होता है वो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। क्लियर? आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, दोनों चीजों में डिफरेंस मत कर लीजिएगा कि जन्म और मृत्यु दर, अगर जन्म दर बढ़ेगी
और मृत्यु दर घटेगी तो क्या होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जन्म दर स्थिर रहेगी, मृत्यु दर स्थिर रहेगी तो क्या होगा, जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देशांतर की दिशा यानी कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश पलायन यानी कि शरणार्थी वाली बात आ जाती है कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं जो म्यांमार से आए भारत में बसे, तो उनकी दिशा क्या है, देशांतर की भारत है। तो यहाँ पर आके जनसंख्या बढ़ाएंगे। लिंग अनुपात क्या है, अगर लिंग अनुपात बराबर है तो भी तो जनसंख्या बढ़ने की चांसेस ज्यादा है ना। सबका विवाह होगा, सबके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता होगी, योग्यता होगी, तो उस समय भी जनसंख्या बढ़ेगी। यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, या ए बी तथा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए बी दोनों सही है। एडविन कैनन, रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एवं डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। यह सिद्धांत दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। दूसरे ये माना जाता है कि जैसे जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, स्टॉक और प्रौद्योगिकी की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो ये इस सिद्धांत का मानना था कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है उस हिसाब से प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, या देशांतर गमन द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो जनसंख्या वृद्धि है, अभी मैंने एक प्रश्न पीछे आपको बताया था, तीसरे प्रश्न में जो डिटेल बताया था उसके अनुसार ही डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जन्म दर बढ़ेगी या घटेगी तो भी तो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करेगी। मृत्यु दर बढ़ेगी या घटेगी, जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करेगी। देशांतर गमन द्वारा यानी कि शरणार्थी एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो भी जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। तो माल्थेसियन नियंत्रण जो है उसको दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका दूसरा नाम है सकारात्मक नियंत्रण। क्या, बी ऑप्शन आपका सही है, सकारात्मक नियंत्रण इसका दूसरा नाम है। तो जनसंख्या सिद्धांत को माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी किताब है, तो आपको वहां पर उत्तर सेलेक्ट करना है कि ये माल्थस की किताब है। ये किस पर आधारित है, जनसंख्या के सिद्धांत पर आधारित है। और कहा कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर रूप में होती है, यानी कि 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गणित में आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी। तो जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर रूप में होती है, किंतु संसाधनों में वृद्धि अंकगणितीय रूप से अधिक नहीं होती है, यानी कि समांतर श्रेणी में होती है संसाधनों में वृद्धि कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अतः अनिवार्यता वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों की अपर्याप्तता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह नियंत्रण दो रूप में कार्य करता है। सकारात्मक नियंत्रण, इसमें बीमारी, भूख, बाढ़, अकाल, युद्ध आदि के कारण मृत्यु को सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कौन, बीमारी बढ़ गई अचानक से तो क्या हुआ, लोग जल्दी से उनकी मृत्यु होगी, वो ज़्यादा कम प्रजनन क्षमता हो जाएगी उनकी। अगर बीमारी बढ़ेगी तो अन्य चीज़ों के लिए उनके पास समय कम बचेगा। भूख बढ़ेगी तो भी समस्याएं आएंगी, बाढ़ आएगी तो भी समस्या आएंगी, अकाल आएगा तो भी समस्या आएगी, युद्ध आदि के कारण मृत्यु को सम्मिलित किया गया है। तो क्या है, ये सकारात्मक नियंत्रण बताया माल्थस ने। इन्होंने दूसरा नियंत्रण बताया है कि निरोधात्मक नियंत्रण। इसमें क्या बताया है कि विलंब विवाह, निरोध क्या, निरोध अपनाया कि एक रोक लगा दी। विलंब विवाह से क्या, एक विलंब हुआ, एक रोक लगाई कि अगर देर से विवाह होगा तो बच्चे कम होंगे। सीधी सी बात है। भारत में आप देख रहे हैं अब ज्यादातर लोगों के 1 से 2 बच्चे होते हैं जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, देर से शादी करते हैं 30, 31, 35 तक, तो फिर 1 या 2 बच्चे ही करने के उनके पास समय होता है। ब्रह्मचर्य, परिवार नियोजन आदि संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो भी क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण होता है। इस प्रकार के नियंत्रण को निरोधात्मक नियंत्रण कहते हैं। क्लियर है आपको? अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप
जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है, अप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है, जो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में उल्लिखित है। अतः इस कारक को जननांकी में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर आपको? तो जननांकी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, अप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव, ये सब किस में आते हैं? ये जननांकी में आते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो उसका सही उत्तर है 5 स्तरों से गुजरती है। अब वो 5 स्तर कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है आपको? कौन कौन से वो 5 स्तर हैं वो आपको याद रखने हैं, ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बारेन एस थॉमसन और बाद में इसके सैद्धांतिक रूप से विकसित करने का श्रेय फ्रैंक डब्ल्यू नोस्टीन को जाता है। बाद में सीपी ब्लेकर, क्लार्क, हैगर्ट आदि ने भी इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज की जनसंख्या वृद्धि को, तो जो पहले चरण बताए गए थे वो 4 थे। कितने थे? 4 थे। लेकिन बाद में कॉलिन क्लार्क ने एक चरण और जोड़ा था। तो पहले 4 चरण कौन कौन से थे? उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, इससे गुजरना पड़ता है। कॉलिन क्लार्क ने पूर्व पर कल्पित 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक 5वीं अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था की भी परिकल्पना की है। संक्षेप में जननांकी संक्रमण की अवस्था, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु के साथ धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था, इसे जनसंख्या की अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है उसमें उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर की अवस्था है, इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था जो तीसरी होती है, इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो भारत में जो अभी अवस्था है जनसंख्या वृद्धि की, वो ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था है, यानी कि तीसरे चरण में हम लोग चल रहे हैं। अब जो चौथी अवस्था आती है वो जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था आती है। इस स्थिति में अभी चीन है, उसकी जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई है। और जो 5वीं अवस्था आती है, इस अवस्था में न्यूनतम मृत्यु दर, जबकि पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। जो अभी यूरोप में देखने को मिल रहा है कि वहां पर कई देशों में, जापान में देखने को मिल रहा है कि इतना विकास हो गया है, इतना पारिवारिक संस्थाएं और विवाह का पतन हो चुका है कि वहां पर जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से काफी कम है और मृत्यु दर भी काफी कम है। तो ये 5वीं अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? जनसंख्या घटने लगती है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका कि जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? तो इसका सही है आपका माल्थस और के मार्क्स से। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत व जनसंख्या के सापेक्ष सिद्धांत माल्थस तथा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। क्लियर है आपको? अगला जो प्रश्न है आपका कि जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, दुर्खिम संबंधित है। कौन संबंधित है? दुर्खिम। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है आपका स्पेंसर। क्या है? स्पेंसर से संबंधित है जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत। तो ये एक समाजशास्त्री थे, हार्वर्ड स्पेंसर इनका पूरा नाम है, और इनकी एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। क्या बताती है? कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार शहर में हो गया है। जो शहरों में मलिन बस्ती होती है वो उसकी जनसंख्या में वृद्धि ये बताती है कि ग्रामीण जो गरीबी थी उसका विस्तार शहर में हो गया है। लगभग हर शहर में आपको कई मलिन बस्तियां मिल जाएंगी, भारत हो या फ्रांस हो या कोई भी देश हो। फ्रांस में भी मलिन बस्तियां हैं, लेकिन वो आपको न्यूज में नहीं दिखाई देती हैं, ये अलग बात है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जनसंख्या शिक्षा में
निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो यही उत्तर आपका सही है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने स्कूल में अपनी शिक्षा दी, जिसमें जनसंख्या का टॉपिक रखा, उसमें हमने शहरीकरण के बारे में नहीं पढ़ाया और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में नहीं पढ़ाया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है आपका स्थायी जनसंख्या तभी होगी जब स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगी। ये मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुका हूं। जनसंख्या स्थायी तभी होगी जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थायी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका उत्प्रवास संबंधित है। तो ए आंसर आपका सही है, जनसंख्या से है। इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति उत्प्रवास कहलाती है। क्या? अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति क्या कहलाती है? उत्प्रवास कहलाती है। अब इसको देश हटाकर अगर आप इसमें अपना जनपद जोड़ लेंगे कि अपने जनपद से निकलकर बाहर दूसरे जनपद में रहने की क्रिया भी उत्प्रवास कहलाएगी। निवास की अवधि के अनुसार उत्प्रवास दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। जैसे कोई छात्र तैयारी करने के लिए दूसरे जनपद में गया और वहां पर कुछ समय तैयारी की, फिर लौट आया, तो ये क्या है? ये अस्थायी उपप्रवास है। लेकिन कोई परमानेंट जाके वहीं पर बस गया, वहीं पर नौकरी करने लगा, वहीं पर अपनी रोजी रोटी बना ली, वहीं पे अपना घर बना लिया, तो क्या हो जाएगा? वो स्थायी उत्प्रवास हो जाएगा। स्थायी प्रवास में व्यक्ति देश से बाहर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जाता है, जबकि अस्थायी प्रवास में अवधि 1 वर्ष से कम की होती है, परंतु इसमें दूसरे देश से अब व्यवसाय आवश्यक होता है। उत्प्रवासियों में पर्यटक व कुछ समय के लिए जाने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो पर्यटकों को शामिल नहीं किया जाता है। एक परमानेंट आप किसी फिक्स टाइम के लिए वहां पर बसे, तभी आपको उत्प्रवासी माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष या यूनेस्को? तो इसका सही उत्तर है आपका ए और बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष। यूनेस्को का धरोहर से लेना देना है, जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। सारी संस्थाएं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं और उनका वीडियो आपका चैनल पर मिल जाएगा। आई बटन पर ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी संस्थाओं का बार बार रिवीजन करते रहिए। 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को अपनी परीक्षा में जरूर मिलेंगे वहां से। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा जननांकी के अध्ययन हेतु भारत को सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, दुर्खिम। दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था। सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थीं और समाज के अंगों के कार्य सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका सही उत्तर है आपका चीन। आपको 2011 की जनगणना के आंकड़े ध्यान रखने होंगे। अगर आपसे किसी विदेशी कंपनी, बाहरी अंतरराष्ट्रीय संस्था के आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं तो आपको भारत की जो 2000 की जनगणना है उसके अनुसार ही उत्तर देना है। क्लियर आपको? तो उसके अनुसार चीन सबसे आगे है, लेकिन जो वर्तमान आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत आगे है। तो प्रश्न में भाषा क्या लिखी है उसको ध्यान देकर आपको उत्तर देना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही निम्न स्तर का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं, उसको ग्रामीण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। एक जनगणना नगर की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होती है। पुरुष जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होता है और न्यूनतम जनघनत्व 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु दर के स्तर को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, आयु घटक। आयु घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे जन्म दर और मृत्यु दर निर्धारित होती है, क्योंकि प्रजनन क्षमता आयु से निर्धारित होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, चीजें एक दूसरे से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें मिलेंगी पर्याप्त मात्रा में, जो आपके मन में ही एकत्रित होती हैं। लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं करेंगे, अपने जो आपका बौद्धिक स्तर है उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अपने बौद्धिक स्तर का उपयोग बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपकी हर एक समस्या का जवाब आपके अंदर ही है। कोई भी कहता है ना कि ये करो वो करो, कुछ भी मत करो, बस स्वयं को निखारो। आपका कॉन्फिडेंस आप पर ज्यादा होना चाहिए, दूसरे को अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे, अच्छी आदतों को डेली अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका बीएस गुहा ने। बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। एक है निग्रिटो, दूसरा है आद्य ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मंगोलाइड, और चौथा है पूर्व मंगोलाइड, और पांचवा है आपका पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां, और छठा है नार्डिक प्रजाति। तो भारत में 6 प्रकार की प्रजातियां रहती हैं मानवों की। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, 2030 तक। अगला प्रश्न है आपका, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये जरण सूचकांक कहलाता है। क्या? एजिंग इंडेक्स या जरण सूचकांक एक विशिष्ट आबादी में 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रति 100 व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को संदर्भित करता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहां तैयार और स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका बुखारेस्ट सम्मेलन। तीसरे विश्व जनसंख्या सम्मेलन 19 से 30 अगस्त 1974 में बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित किया गया था। इसमें 135 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप इसी बुखारेस्ट सम्मेलन में तैयार और स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से या जनगणना से? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान का संबंध प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से है। यह प्रणाली राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर आदि संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमानों को उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने का जनसांख्यिकी सर्वेक्षण करती है। ठीक है, तो भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली है, एक वार्षिक होती है और एक होती है आपकी 10 वर्षों में। क्लियर है आपको? सरकार इसीलिए इस बार 10 वर्षों की जनसंख्या पर उतना निर्भर नहीं है, क्योंकि उन पर जो उनके पास जो जरूरी आंकड़े हैं वो वार्षिक डाटा से पहुंच जाते हैं। क्लियर आपको? आंगनवाड़ी स्तर पर इतनी ज्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है कि अब जो वास्तविक डेटा है वो काफी हद तक सरकार के पास पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज्यादा योगदान करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बिहार। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में 27.95% थी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 1995। अगला प्रश्न है आपका, अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित है, उन्होंने अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर की सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाएं कई देशों में कम हो रही हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण रिक्त स्थान की मदद से किया जाता है। इसका सही है आपका आयु विशिष्ट मृत्यु दर, कि किस आयु में कितनी मृत्यु दर है। जीवन सारणी का निर्माण आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है। क्लियर आपको? और ये पीडीएफ आपको गरिमा बैच में और प्रतिज्ञा बैच में दोनों में आज ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है
कहलाता है? तो ये करता है जेरेनेटोलॉजी। क्या? जेरेनेटोलॉजी। ये वृद्धावस्था जनसंख्या का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मृत्यु से जन्म की अधिकता, या उत्प्रवासन से अप्रवास की अधिकता, या बहिर्प्रवसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मृत्यु से जन्म की अधिकता। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं? तो दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को समझाते हैं। क्लियर आपको? तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के दिए गए समय पर आयु लिंग वितरण के पक्ष का ग्राफीय प्रतिरूपण है। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत के अलग अलग स्तरों में जन्म दर एवं मृत्यु दर को दर्शाते हैं। साथ ही साथ यह एक देश में आश्रित लोगों की संख्या और जन्म के समय अनुमानित जीवन संभावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, उच्चतर प्रजनन दर। प्रजनन दर किसी वर्ग विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों एवं संतानोत्पादक आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात होता है। इसके अनुसार संतानोत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां सजीव बच्चों को जन्म देकर किस प्रकार वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि करते हैं? अगला प्रश्न है आपकी भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन, या लिंग चयनित गर्भपात। तो सी नहीं हो सकता है, बाकी सब है। ठीक है, लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना और दहेज तथा व्यापक असाक्षरता। दहेज भी एक समस्या है कि लोग बच्चों को पालना नहीं चाहते हैं। अभी आज ही मैंने कहीं पर सुना कि अस्पताल में एक बच्ची पैदा हुई है और वहां पर उसकी धड़कन सही से नहीं आ रही है, तो आईसीयू में डॉक्टर ने रखने का सलाह की। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि था या नहीं था कि उस बच्ची को आईसीयू में रखते, तो उन्हें किसी ने सलाह दी ज़्यादा पैसे मत खराब करो, गारंटी नहीं है कि वो सही हो पाएगी या नहीं सही हो पाएगी, भगवान के भरोसे छोड़ दो। लेकिन अगर कहीं पर ये लड़का होता तो क्या यही सोच होती उन लोगों की? ये सोचने वाली बात है। लड़की के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी आईसीयू में रखने से। आईसीयू का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला का कार्यबल का प्रवजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1952। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? बताइए। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि 1971 से 1981, 2001 से 2011, 1931 से 1941 और 1901 से 1911। देखिए किताब में भी यहाँ पर गलत लिखा है। एक ऑप्शन आपका 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या का ह्रास हुआ था। तो 1911 से 1921 इसका सही उत्तर है। एकमात्र ऐसा दशक है पिछले 100 वर्षों में जब भारत की जनसंख्या घटी थी। तो 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या घटी थी। किताब में यह प्रश्न गलत लिखा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और पीडीएफ में हो सकता है आपको ये प्रश्न गलत मिले, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं उसको ठीक करवा दूं। अगर नहीं हो पाए तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि 1911 से 21 के बीच में भारत में जनसंख्या घटी थी। अगला प्रश्न है आपका माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, स्थिर जनसंख्या। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में निम्न अवधारणा को शामिल किया गया है: अंगगणितीय वृद्धि, सकारात्मक नियंत्रण और निरोधात्मक नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबद्ध है? तो ए ऑप्शन आपका सही है। एडविन केनन, कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स तथा डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, जन्म दर में वृद्धि हो गई और मृत्यु दर में कमी हो गई तो जनसंख्या में विस्फोट हो जाता है, यानी कि अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, जनसंख्या में विस्फोट कैसे होता है, जनसंख्या स्थिर कब रहती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं
और इस बात को आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जन्म दर में और मृत्यु दर में जो संबंध है वो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में ह्रास, जनसंख्या में स्थिरता, सारी चीजों को दर्शाता है। तो इसको काफी अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके कहिएगा, मैं एक बार अलग से वीडियो देकर आपको समझा दूंगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। जनसंख्या स्थायी तभी होगी जब स्थिर जन्म दर होगी और स्थिर मृत्यु दर होगी। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। जनसंख्या वृद्धि से जुड़े हुए, जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा हुआ, जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा हुआ जो 40 प्रश्न थे वो आज आपको कराए गए हैं। बाकी बचे हुए 25 प्रश्न आपको अगली क्लास में करवाए जाएंगे, लेकिन वो तभी करवाए जाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आपको उनको पढ़ना है, मैं करवाइए सर। क्लियर आपको? ये आपकी रिवीजन क्लास थी, इसको अलग से अन्यथा मत लीजिएगा। आपको किताब से भी रिवीजन करते रहना चाहिए। बहुत से लोगों के पास किताब नहीं है, इसलिए मैंने सीधे किताब की स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये 40 प्रश्न अब आपके गलत नहीं होंगे, आपको कंठस्थ हो गए होंगे। और जो भारत में जनसंख्या ह्रास का इकलौता दशक है वो 1911 से 1921 है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1901 से लेकर 1911 किताब में दिया गया है, जो गलत है। क्लियर आपको? तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई मन में डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तैयारी करते रहिए, आपको बहुत ही कम समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए, ये ध्यान रखिए। 30 दिन मिल जाए वो भी बड़ी बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।